Hello friends, how are you? This is Aishwarya Verma. I hope you all are doing well. Welcome to my new YouTube video. पहले हम लोगों ने स्टडी किया है प्रीवियस वीडियो में कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी थी. आई होप वो सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हुई होंगी. आज हम लोग पढ़ेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर. ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर हम आज समझेंगे कि क्या होता है. अगर इससे रिलेटेड आप लोगों को क्या बोलते हैं न्यूमेरिकल चाहिए होगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड आते हैं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हमको न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस करना है. तो उसके लिए भी एक अलग से फिर वीडियो स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए. और अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन. तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो जो कि है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर. यहाँ पे हम दो वेक्टर को ऐड करेंगे. जैसे कि आप लोग फिगर में देख रहे होंगे कि एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, और इसको ऐड करके एक ट्रायंगल बनाएंगे. तो पहले देखते हैं कि अपन को क्या क्या एज्यूम करना है. लेट ए एंड बी बी टू वेक्टर्स. ए और बी जो है दो वेक्टर हैं विच आर टू बी एडेड, जिनको हमको ऐड करना है. फॉर दिस चूज़ एन ओरिजिन ओ. इसके लिए हमको इन दोनों को ऐड करने के लिए एक ओरिजिन चूज़ करना पड़ेगा जो कि हम ओ लेंगे. फ्रॉम ओ ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू द वेक्टर ए एंड चूज़ अ पॉइंट ए ऑन दिस लाइन सच दैट ओ ए इज इक्वल टू ए. यहाँ पे ये बोल रहा है एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, इसको अपन दोनों को ऐड करना है. तो सबसे पहले लेंगे वेक्टर ए. वेक्टर ए ये है और इसका ओरिजिन ओ है. तो ओ से ए जो है एक वेक्टर है और इसको ए इन ओ से ए का जो बीच का डिस्टेंस है उसको ए वेक्टर, और फिर उसके बाद ए से बी तक का एक वेक्टर है जो कि बी वेक्टर है, इसको लेंगे. तो वही बोल रहा है यहाँ पे चूज़ अ पॉइंट ए ऑन दिस लाइन सच दैट ओ ए इज इक्वल टू ए. ऐसा लेंगे कि जो ओ ए है उसको ओ ए वेक्टर नाम देंगे, ए वेक्टर नाम देंगे, और जो ए बी है उसको बी वेक्टर नाम देंगे. देन ट्रीटिंग ए एज ओरिजिन. फिर इस वेक्टर के लिए बता रहा है ए को ओरिजिन ट्रीट करके ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू द वेक्टर बी. बी वेक्टर के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि अपन ये किए हैं. चूज़ अ पॉइंट बी ऑन इट सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी. फिर उसके बाद एक पॉइंट बी यहाँ पे चूज़ करेंगे जो कि अपन किए हुए हैं. यहाँ पे एक बी पॉइंट चूज़ करेंगे. तो ए से बी तक का जो डिस्टेंस है उसको बी लेंगे. नाउ जॉइन ओ टू बी. ओ से लेकर के बी को ज्वाइन कर देंगे इस लाइन से. देन वेक्टर ओ बी इज कॉल्ड द रिजल्टेंट. जो ओ बी वेक्टर है वो रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा. और द सम ऑफ द वेक्टर ए एंड बी. या तो हम इसको ये बोल सकते हैं कि इन दोनों वेक्टर के का सम है ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है ओ बी, जिसको अपन आर से डिनोट कर रहे हैं, ये इन दोनों का सम है, ये भी बोल सकते हैं. लॉ ऑफ ट्रायंगल फॉर अ एडिशन. ये जो है ये लॉ ऑफ ट्रायंगल है क्योंकि अपन पहले भी किए हैं लॉ ऑफ ट्रायंगल से क्वेश्चन, जो पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में भी इसका यूज़ हुआ है. इफ़ द वेक्टर ओ बी इज़ रिप्रेजेंटेटेड बाय आर. जो वेक्टर ओ बी है उसको रिप्रेजेंट करेंगे आर से. तो आर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ये अपन लिख सकते हैं ना. जो रिजल्टेंट वेक्टर है आर, ये किससे आया है, ए और बी को ऐड करने से आया है, वेक्टर ए और वेक्टर बी को. तो ये अपन यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं. फिर आर को अपन क्या लिख सकते हैं, ओ बी वेक्टर. आर जो है ये आर, ये ओ बी वेक्टर है ना, ओ बी. तो ओ बी वेक्टर इज इक्वल टू ए क्या है, ओ ए वेक्टर है, और बी क्या है, ए बी वेक्टर. तो ये अपन को ऐसा लिख सकते हैं इस फॉर्म में, ओ बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर. दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ ट्रायंगल फॉर द एडिशन ऑफ टू वेक्टर. इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो किए हैं अपन पूरा प्रोसेस, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ ट्रायंगल फॉर द एडिशन ऑफ टू वेक्टर. दो वेक्टर के एडिशन के लिए इसको लॉ ऑफ ट्रायंगल बोलते हैं. फिर उसके बाद एनालिटिकल ट्रीटमेंट टू डिटरमाइन रिजल्टेंट. अब अपन को रिजल्टेंट निकालना है. जो ये रिजल्टेंट है आर, ये नॉर्मली देखे अपन ए और बी को ऐड करके ये रिजल्टेंट, तो इसको फाइंड आउट करना है कि ये रिजल्टेंट की वैल्यू क्या होगी, ये फाइंड आउट करना है. तो उसके लिए अपन को एक डेरिवेशन करना पड़ेगा. स्टेप बाय स्टेप करते जाते हैं.
तो उसके लिए एक फिगर है, यहाँ पे मैंने लिखा इसलिए नहीं है ताकि आप लोगों के सामने लिखूंगी तो आप लोगों को क्लियर होगा। यहाँ पे आप लोग जानते हैं ओ, ये जो होता है ये ओरिजिन होता है, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, और ये इन दोनों का रिजल्टेंट है। ये अपन एज्यूम कर लेते हैं कि ए वेक्टर है, और इसको एज्यूम कर लेते हैं ये बी वेक्टर है, और ये इन दोनों का रिजल्टेंट है। रिजल्टेंट को अपन किससे डिनोट कर रहे हैं, आर से डिनोट कर रहे हैं। और ये जो वेक्टर है ये ओ ए है, और ये जो है ये ए बी है, ए बी, ये दो वेक्टर है। अब इस लाइन को, ओ ए लाइन को अपन को थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर लेना है। ये क्यों कर रहे हैं ये आगे आप लोग अभी डेरिवेशन करेंगे तो समझ में आएगा। इसको थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर लेना है, तो यहाँ पे ऐसा एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं अपन। फिर ये जो एंगल है, इस एंगल को अपन को नाम देना है बीटा। अब इसी एंगल को क्यों लिए बीटा, एंगल बिटवीन द वेक्टर इज टेकन व्हेन दे हैव द सेम ओरिजिनेटिंग पॉइंट। उस एंगल को अपन लेते हैं जिसका ओरिजिनेटिंग पॉइंट सेम हो। तो यहाँ पे ये देखिए, ये जो है इसको एंगल थीटा लेंगे इन दोनों के बीच का, मतलब कि यहाँ पे एक वेक्टर है और वेक्टर ये है, तो ये जो है ये पॉइंट जो है ये ओरिजिनेटिंग पॉइंट हुआ ना, तो इसलिए यहाँ पे थीटा एंगल लिए हैं। फिर उसके बाद इसको भी कुछ नाम दे देते हैं, इसको नाम दे देते हैं एन, ओ ए बी एन। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ये पूरा ए बी एन इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल, इसलिए यहाँ पे थीटा एंगल लिए हैं, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल होता है ना, तो वही लिए हैं। हो गया, ये क्लियर हो गया होगा। फिर उसके बाद देखते हैं, सपोज द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड बी इज थीटा। जो वेक्टर है ए और बी का, उनके बीच का जो एंगल है वो थीटा, जो कि अपन लिए हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ बी ए, ओ बी ए में। फिर उसके बाद एंगल बिटवीन द वेक्टर इज टेकन व्हेन दे हैव अ कॉमन ओरिजिनेटिंग पॉइंट। फिर उसके बाद यहाँ से अपन को ये नॉर्मल सा करना है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एन स्क्वायर प्लस एन बी स्क्वायर। मतलब आर स्क्वायर जो रिजल्टेंट का स्क्वायर है उसको अपन ओ एन स्क्वायर प्लस एन बी स्क्वायर, मतलब इस ट्रायंगल पे अपन को देखना है ओ एन बी, ये जो ट्रायंगल है ओ एन बी, यहाँ पे अपन को देखना है। तो यहाँ पे रिजल्टेंट इज इक्वल टू ओ एन स्क्वायर प्लस एन बी स्क्वायर अपन लिख सकते हैं ना, मतलब रिजल्टेंट ये है तो ओ एन स्क्वायर प्लस एन बी स्क्वायर ये अपन लिख सकते हैं, तो वही लिखे हैं। अब ओ एन को अपन क्या लिख सकते हैं, ये पूरा ओ एन है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, तो इसको ओ ए प्लस ए एन भी तो लिख सकते हैं ना, तो वही अपन लिखे हैं ओ ए प्लस ए एन, इसका ऐड फिर प्लस एन बी स्क्वायर। तो ओ ए जो है वो क्या है, ए है, ओ से लेकर के ए का डिस्टेंस, ओ से ए तक का डिस्टेंस क्या है, ए है, स्मॉल ए है, तो वो लिख दिए हैं ए। और ए एन तो कुछ नहीं है अभी फ़िलहाल, तो एन को एन लिख देंगे प्लस एन बी भी कुछ नहीं है एन से लेकर के बी तक का, तो एन बी को एन बी ऐसे एज इट इज़ लिख देंगे। इन राइट एंगल ट्रायंगल ए एन बी, अब ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है ए एन बी, ये मैंने बोली थी कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें से अपन को साइन थीटा निकालना है राइट एंगल ट्रायंगल से। इस राइट एंगल ट्रायंगल से अपन को साइन थीटा निकालना है, तो साइन थीटा क्या होता है, पी अपॉन एच होता है, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो इस ट्रायंगल में ए एन बी में देखिएगा ना, ए एन बी, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें ये जो है ये बेस है, ए एन बेस है, ये एन बी जो है वो परपेंडिकुलर है, और ये जो ए बी है वो हाइपोटेनियस है, तो यहाँ पे लिख लेंगे। तो साइन थीटा इज इक्वल टू बी एन अपॉन ए बी, बी एन परपेंडिकुलर पी अपॉन एच होता है और ए बी, ठीक है। तो बी एन और ए बी को अपन क्या लिख सकते हैं, ए बी की वैल्यू कितनी है, बी है, ये वेक्टर बी है ना ए बी, तो इसको बी लिख सकते हैं। फिर यहाँ से अपन को क्या मिलेगा, बी एन की जो वैल्यू है यहाँ से अपन बी एन ले लेंगे, तो बी एन को इज इक्वल टू बी साइन थीटा लिख सकते हैं ना, यहाँ से ये इधर चला जाएगा, बी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये तो नॉर्मल सा मैथमेटिक्स है। फिर उसके बाद फिर ट्रायंगल से, इस राइट एंगल ट्रायंगल से फिर से अपन को कॉस थीटा निकालना है। अब कॉस थीटा क्या होता है, बी बाय एच होता है, मतलब बेस बाय हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है, ए एन जो है वो बेस है और हाइपोटेनियस ए बी,
तो यहाँ से ए बी की वैल्यू फिर से बी ले लिया है यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए एन इज इक्वल टू बी कॉस थीटा। तो यहाँ से दो वैल्यू मिल गई अपन को, बी एन की वैल्यू मिल गई और ए एन की वैल्यू मिल गई। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे अपन ऐसी एज इट इज़ लिख दिए थे, ए एन और बी एन या एन बी जो भी बोल सकते हैं आप। तो ये ए एन और एन बी की वैल्यू यहाँ से अपन को मिल गई है। अब ये ए एन और बी एन की वैल्यू अपन पुट कर देंगे, तो फिर ये हो जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस ए एन की वैल्यू क्या है, बी कॉस थीटा है, बी कॉस थीटा, और बी एन की वैल्यू क्या है, बी साइन थीटा। तो इसको यहाँ पे पुट कर दिए। फिर उसके बाद अपन ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये होता है, ये तो पता है ना आप लोगों को। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो उसी फॉर्मूले से इसको ओपन कर दिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर आ गया, बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर क्या होगा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। फिर उसके बाद हो जाएगा 2ab कॉस थीटा, ये लिख दिए। फिर उसके बाद बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसको एज इट इज़ लिख देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे अरेंज कर लेते हैं, ये दोनों में बी स्क्वायर कॉमन है, तो इसको बी स्क्वायर को कॉमन निकाल लेते हैं। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab को इधर ले लेते हैं कॉस थीटा, प्लस ये दोनों टर्म पे बी स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। तो यहाँ से 1 आ जाएगा, तो ये 1 का तो कोई वैल्यू नहीं है, बी स्क्वायर में 1 इंटू करेंगे तो बी स्क्वायर ही रहेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से ये वैल्यू आ गई। तो ये आर स्क्वायर है तो इधर जाएगा तो ये रूट ओवर में चेंज हो जाएगा, तो रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी मिल गई अपन को, यही तो निकालना था ना, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट विच गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर, जो कि हमको मैग्नीट्यूड देता है, यही निकालना था ना अपन को, रिजल्टेंट निकालना था। तो अब इसको अपन और दूसरे वे पे कैसे लिख सकते हैं, मॉड के फॉर्म पे अगर लिखेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, रिजल्टेंट आर वेक्टर का मॉड इज इक्वल टू ए पे मॉड बी पे मॉड प्लस 2 बी कॉस थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आर क्या है, आर ए वेक्टर और बी वेक्टर को ऐड करने से ही आर मिला था, तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं इज इक्वल टू अंडर रूट मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, ये अपन लिख सकते हैं। अब बीटा बी द एंगल विच द रिजल्टेंट आर मेक्स विथ ए। अब यहाँ पे जो अपन ये एंगल लिए थे, ये बीटा, इसको मैं उस टाइम एक्सप्लेन नहीं की थी, ये थीटा का तो बता दी थी कि ये ओरिजिनेटिंग पॉइंट है और ये राइट एंगल है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो एक एंगल तो होगा ही। अब बीटा अपन को क्या ले रहे हैं, बीटा विद एंगल विद द रिजल्टेंट आर विच मेक्स विथ ए, रिजल्टेंट के साथ एक एंगल ड्रॉ करना है अपन को, तो इस एंगल को अपन लिए हैं बीटा। तो फिर उसके बीटा, तो tan बीटा इज इक्वल टू वैल्यू, tan बीटा की वैल्यू कितनी होगी, bn अपॉन ON लिए हैं। tan बीटा की वैल्यू, tan की वैल्यू क्या होती है, PH PB, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर कितना है BN, परपेंडिकुलर अपॉन बेस अपॉन AN। तो फिर BN, ON को अपन क्या लिख सकते हैं, OA प्लस, ओके वेट, अपन अभी तक ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल देख रहे थे ना, ये वाला, अभी अपन को ये जो बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ये वाले राइट एंगल ट्रायंगल को देखना है। तो यहाँ पे, यहाँ से अगर अपन tan बीटा की वैल्यू निकालेंगे, P अपॉन B होता है, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो इस ट्रायंगल से परपेंडिकुलर कितना होगा, B अपॉन N होगा, और बेस क्या होगा, O अपॉन N होगा। तो BN तो BN एज इट इज़ रहेगा, और ON को अपन क्या लिख सकते हैं, OA प्लस AN, दिख रहा है ना, ON, तो tan बीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, BN अपॉन OA प्लस AN लिख सकते हैं। तो यही हम लोग सेम चीज़ यहाँ पे लिखे हैं, ये देखिए,
बी एन अपॉन ओ ए प्लस ए एन। तो बी एन की वैल्यू अपन बी साइन थीटा निकाले हैं और ओ ए की वैल्यू ए होती है और ए एन की वैल्यू निकाले हैं। ये वैल्यू अपन निकाला है ना, अभी मैं बताई थी। ये पुट करेंगे वैल्यू, ये बी एन की वैल्यू, ये बी एन की वैल्यू और ए एन की वैल्यू यही, और जो ओ ए है वो ए है, तो वही वैल्यू वहाँ पे पुट किए हैं। ये यहाँ पे बी एन ओ ए प्लस ए एन, तो यहाँ पे ये जो वैल्यू पुट किए हैं बी एन ओ ए प्लस ए एन, तो बी एन की वैल्यू है बी साइन थीटा, ओ ए की वैल्यू है ए और ए एन की वैल्यू है बी कॉस थीटा। तो अब बीटा जो है tan को इधर भेज दिए, तो बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स। tan अगर इस साइड पे आता है तो इनवर्स पे कन्वर्ट हो जाता है, तो tan इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। दिस इक्वेशंस गिव द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट। अब ये जो इसके पहले निकाले ये अपन मैग्नीट्यूड निकाले, यहाँ पे जो निकाले क्या निकाले, विच गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। यहाँ पे अपन मैग्नीट्यूड निकाले हैं और यहाँ पे क्या निकाले हैं अपन, डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन निकाले हैं। द इक्वेशन कैन ऑल्सो बी रिटन। तो इस इक्वेशन को मॉड के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो क्या लिखेंगे, बीटा इज इक्वल tan इनवर्स मॉड बी साइन थीटा अपॉन मॉड ए प्लस मॉड बी कॉस थीटा। साइन थीटा कॉस थीटा में मॉड इसलिए लग रहा है क्योंकि इसमें एंगल है ना, तो एंगल के साथ मॉड नहीं लगता। जो भी ऐसी वैल्यू होती हैं उनके साथ में मॉड लगता है। कई लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि मैम इसमें मॉड क्यों नहीं लगा रही है, तो इसलिए इसमें मॉड नहीं लगेगा। तो मॉड बी साइन थीटा अपॉन मॉड ए प्लस मॉड बी कॉस थीटा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है डेरिवेशन की है अपन, ये एग्ज़ाम में आता है। ये पूछेगा, रिजल्टेंट निकालने के लिए पूछेगा और रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या है वो पूछेगा। तो अपन को कंक्लूजन क्या मिला, इफ़ टू वेक्टर आर रिप्रेजेंटेटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। अगर कोई भी टू वेक्टर को अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में किसी भी दो साइड के ट्रायंगल से जो कि एक ही ऑर्डर में लिया गया है, तो उनका जो रिजल्टेंट है उसको रिप्रेजेंट करेंगे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में बाय द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन द अपोजिट ऑर्डर। वही जो अपन दो वेक्टर लिए उसी चीज़ को बोल रहा है, तो उन दोनों के एडिशन से जो थर्ड वेक्टर का रिजल्टेंट को अपन रिप्रेजेंट करेंगे जो कि दोनों ही मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में होगा, वो थर्ड साइड होगा ऑफ द ट्रायंगल। उसी चीज़ को यहाँ पे बोल रहा है। ये जो अपन अलग अलग करके समझाए ना मैं, ये दोनों के ऐड से जो निकलेगा थर्ड का रिजल्टेंट और डायरेक्शन दोनों ही मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही जो थर्ड का होगा वो होगा। तो यही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है, इफ़ टू वेक्टर आर रिप्रेजेंटेटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल टेकन इन वन ऑर्डर, देन देयर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन द अपोजिट ऑर्डर। तो आई होप ये चीज़ समझ में आया होगा। ये डेरिवेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो कि अपन एनालिटिकल ट्रीटमेंट किए हैं। पहले तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर को देखे हैं, उसका लॉ क्या है, फिर उसके बाद एनालिटिकल ट्रीटमेंट टू डिटरमाइन रिजल्टेंट को निकालने के लिए अपन ये एक एनालिटिकल ट्रीटमेंट किए हूँ। तो अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए होगा मेरे नोट्स का, तो फिर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो फिर इसका PDF अवेलेबल हो जाएगा आप लोगों को। और अगर इससे रिलेटेड आप लोगों को न्यूमेरिकल करना होगा तो भी बताइएगा, फिर अपन उसके लिए अलग से और क्लासेस करेंगे। ओके गाइस, आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा, उससे हमको मोटिवेशन मिलता है। ओके गाइस, बाय बाय, थैंक यू सो मच।